चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फसल उत्पादन और उसके प्रबंधन के बारे में। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक किसान परिवार से आते हैं तो हम लोग फसल उत्पादन और प्रबंधन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग इस वीडियो में जान लेंगे। जो आज के छात्र हैं, बहुत सारे ऐसे विधि हैं जो हमारे पुराने समय में उपयोग किया जाता था, वो आज के विद्यार्थी नहीं जान पाते हैं। उन सबको बारे में हम बताएंगे कि वो कैसे कैसे उपयोग किया जाता था। देखिए, ये हमारे चचा हैं, क्या कर रहे हैं, ये खेती कर रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, ये बुआई हो रहा है, रोपनी जिसको हम लोग कहते हैं, रोपनी हो रहा है। और इधर देखिए, इधर हमारे खेत में गेहूं का फसल जो है, गेहूं का फसल एकदम लहलहा रहा है। देखिए कितना अच्छा गेहूं हुआ है इसमें। और आगे हम देखेंगे कि फसल के उत्पादन और प्रबंधन क्या होता है, हमारी फसल उत्पादन की क्या क्या पद्धतियां होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए आ गया फसल उत्पादन और प्रबंधन। फसल उत्पादन और प्रबंधन के कुछ हम लोग समीक्षा करेंगे इस अध्याय में कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले उसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन दे लेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, तब जाकर के एक एक करके लाइन बाय लाइन उसको सीखते चलेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसका समीक्षा देखते हैं। फसल किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन आ जाए कि फसल किसे कहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, क्या किए जाते हैं? बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम फसल कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं। जब फसल उत्पादन करना होता है तो उससे पहले हम क्या करते हैं? मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी कैसे तैयार होता है? पहले सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, तब उसके बाद बुआई करना, तब उसके बाद खाद एवं उर्वरक देना, उसके बाद सिंचाई करना, उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा देना, तत्पश्चात कटाई तथा उसके बाद भंडारण। ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले ये कृषि पद्धतियां हैं। ये सारे किसान लोग यूज करते हैं, हम लोग भी यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। मिट्टी को उलटने, पलटने, पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। पूछेगा कि जुताई किसे कहते हैं, तब मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। आगे देखिए, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा खाद और उर्वरक को भी दिया है। आगे भी हम अभी देखेंगे आगे कि खाद क्या कैसा होता है, उर्वरक कैसा होता है। आपके दिमाग में चल रहा, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में यही चल रहा है कि आखिर उर्वरक होता कैसा है, तो उसको भी हम दिखाएंगे आपको। जैविक खाद, आपको दिमाग में यह भी चलता होगा कि आखिर जैविक खाद कैसा होता है, वो भी दिखाएंगे हम। जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। खेत में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अगर लगातार एक ही खेत में फसल उगाते रहेंगे तो उसको क्या होता है? पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये आगे सब ये आपको दिखा रहा है कि ए नंबर पे देखिए किसान सब किस तरह से खेती हो रहा है। देखिए यही तो है जो हेंगा, जुताई करने के बाद हेंगा दिया जा रहा है, इसी को कहते हैं कि पोला किया जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ धान की खेती हुआ है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर खेती हो रहा है। ये देखिए ये क्या है? उर्वरक, ये खाद, और ये देखिए हमारे ये जो आज हम लोग ट्रैक्टर से खेती होती करते हैं, ये सब दिया हुआ है। इधर भी खेती हो रहा है, कुछ इधर भी खेती हो रहा है। ठीक है, ये सारे हमारे कृषि करने की पद्धतियां हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए आ गया यूरिया, अमोनिया सल्फेट, पोटास आदि उर्वरक हैं। उर्वरक के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन उर्वरक है। देखिए ये क्या है? ये यूरिया है। ये क्या है? उर्वरक है। उसके बाद क्या है? अमोनिया सल्फेट। देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये अमोनिया सल्फेट है। ये क्या है? उर्वरक है। उसके बाद क्या है? पोटास है। और ये क्या है? पोटास है। ये सारे चीज क्या है? ये उर्वरक हैं। ये क्या है? उर्वरक है।
उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। उर्वरक कहाँ बनाया जाता है? ये जितना चीज है ये आप देख रहे हैं, ये फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। खाद कैसे बनाया जाता है? जैविक प्रक्रिया द्वारा। जैसे उसको कोई गड्ढा वड्ढा खोद देते हैं और उसमें उसको गड्ढा में डंप कर देते हैं, उसके बाद जो उसमें से सूक्ष्म जीव होते हैं छोटे छोटे, उसको सड़ा गला करके तैयार कर देते हैं। अब देखिए, केंचुए एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलट करके पोला करते हैं तथा ह्यूमस बना देते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी उर्वरक शक्ति बढ़ा देता है। इसमें रासायनिक प्रक्रिया होता है और उसके द्वारा मिट्टी के क्या होता है? उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिसके चलते हमारे फसल अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगता है, पैदावार बढ़ जाता है। उसके बाद होता है कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। जब हम कल्टीवेटर का उपयोग करने लगते हैं, जैसे ट्रैक्टरों से हम लोग खेती करने लगते हैं, तो उस समय क्या होता है? हमारा श्रम मन की मेहनत कम लगता है और जल्दी समय में ज्यादा खेती हो जाता है, ज्यादा हम काम कर लेते हैं। उसके बाद है फसलों की अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। पूछेगा कि फसल चक्रण किसे कहते हैं? बड़ी क्वेश्चन पूछता है, 8 क्लास में खूब क्वेश्चन पूछता है कि फसल चक्र क्या होता है। तो बताइएगा कि एक ही खेत में अदल बदल करके फसल को रोपना ही क्या कहलाता है? फसल चक्रण कहलाता है। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितिकरण करते हैं। ये जो मटर के पौधे होते हैं, जो चना उना के पौधे होते हैं, उसके जड़ों में ये पाए जाते हैं और उसके स्थितिकरण करते हैं। मोटे देखिए, मोट चेन पंप, मोट आप लोग मोट नहीं देखे होंगे, चेन पंप, ढेकनी और रहट, ये सभी सिंचाई पारंपरिक तरीके हैं। माने पुराने विधि से जो हमारे खेती क्या करते थे लोग, जो हम लोग को बुढ़ऊ लोग थे, दादा परदादा, वो लोग खेती किससे करते थे? मोट, बराहा, चेन पंप, ढेकनी, ढाका, ये सब जितना है, रेहट सेहट, सब इससे सब खेती करते थे लोग पहले। हम दिखाएंगे कि रेहट कैसा होता है, चेन पंप कैसा होता है, ढेकनी कैसा। आप भी देख करके आश्चर्यचकित कीजिएगा कि अरे वाह, ऐसे पहले खेती होता था। जी हाँ, ऐसा ही खेती होता था। आप भी देखिएगा, क्योंकि आप लोग को देखने को नहीं मिला होगा अभी। देखिए, खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इसमें मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब देखेंगे कुआं, जलकूप, तालाब, झील, अरे जहां पानी वानी ज्यादा लग जाता है उसी को झील कहते हैं। उसके बाद नदियां, बांध, नहर आदि सिंचाई के मुख्य क्या है? स्रोत है। इससे हम लोग खेती सिंचाई करते हैं। उसके बाद छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है, यहाँ छिड़काव तंत्र का उपयोग करते हैं। हम लोग छिड़काव तंत्र में क्या दिखाएंगे कि कैसे छिड़काव तंत्र से सिंचाई होता है। एक लंबा पाइप बिछा दिया जाएगा और उसमें से जहां पौधा रहेगा उसी के पौधे के समीप एक छोटा सा पाइप लगा कर उससे पानी निकाल लिया जाता है, वहीं से एकदम जड़ पर पानी गिरता है। दिखाएंगे आपको कैसे होता है। देखिए, ये सब आ गया। ये चैन पंप है, ये क्या है? यही है चैन पंप, ठीक है। और ये देखिए, ये मोट है, कहते ना कि आपको दिखाएंगे। देखिए, ये मोट है। उसके बाद ये देखिए, ये रहट है, जो बैल, इसमें क्या किया जाता था? बैल को इसे ना दिया जाता था और बैल को हम लोग हाँकते थे और बैल गोल गोल घूमता था। उसमें एक बल्टी जैसा होता था और इनार में से उस बल्टी से ऐसे जाकर के निकालता था पानी और निकाल करके फिर बाहर पानी गिरता था और करहा के माध्यम से हम लोग को खेतों तो पानी पहुंचता था और उससे सिंचाई होता था। ये इस तरह से पहले खेती होता था। यहां देखिए, ये ट्यूबवेल के माध्यम से, देखिए ये पंप से पानी निकल रहा है, यहाँ कुआं से पानी निकल रहा है। ये हम लोग का नहर है, नहर से भी बहुत सिंचाई होता है। बिहार में खास करके तो नहर से बहुत सिंचाई होता है। ये सारे चीज आप लोग ने देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को क्या करते हैं? सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। क्या करते हैं? जब हम एक ही खेत में बार बार एक ही फसल को अगर उगा रहे हैं तो उसके जो पोषक तत्व उसको क्या करते हैं? सोख लेते हैं, जिसके उसमें कमी हो जाती है, जिससे मिट्टी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। और मिट्टी कमजोर होने के चलते फसल का उत्पादन अधिक मात्रा में नहीं हो पाता है।
चलिए आगे देखते हैं। फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। अनचाहे पौधा क्या होता है जी? अनचाहे पौधा वैसा पौधा है जो बिना माने मतलब के उग जाता है, बिन बुलाए आ जाता है। जैसे इसमें देखिए, जो ये फूल जैसा आपको दिख रहा है, जो इसमें ये कहीं कहीं फूल जैसा ये आपको जो दिख रहा है, यही अनचाहे पौधे हैं। इसी को क्या बोलते हैं? खरपतवार कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाले रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। जो हम लोग कीड़ा मारने के लिए जो दवाओं को छिड़काव करते हैं उसी को पीड़कनाशी कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करता है उसे कंबाइन मशीन कहा जाता है। देखिए ये कंबाइन मशीन है, जो ये आपको दिख रहा है यही कंबाइन मशीन है। ये थ्रेसिंग भी करता है और कटाई भी करता है। ये हमारे फसल को भूसा जो होता है उससे अलग कर देता है। उसके बाद देखते हैं पीड़कनाशियों। पीड़कनाशियों को उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। जब हम दवाओं को छिड़काव करते हैं पौधे पर तो उसमें जो कीड़े लगे रहते हैं उस पर, वह कीड़े मर जाते हैं, लेकिन हमारे पौधा नष्ट नहीं होता है। जैसे हम लोग घास मारने के लिए 2,4-D दवा का छिड़काव कर देते हैं, खेत जुताई कर देते हैं और उसके बाद उसमें ले जाकर के छिड़ देते हैं, पानी भर जाते हैं, तो हम जो घास पात होता है वो सब खत्म हो जाता है, लेकिन हमारे पौधा बर्बाद नहीं हो पाता है। अब देखिए, पीड़कनाशी जल स्रोत में मिलकर जल प्रदूषक का कारण बनते हैं। जो पीड़कनाशी होता है, जो हम जहर छिड़ते हैं, दवाई छिड़ते हैं, वह जल में घुल जाते हैं और घुलने के बाद ये क्या कर देते हैं? ये जल प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। हमारे जल को क्या करते हैं? प्रदूषण करते हैं। यही हमारे खेतों से निकल करके नहरों में जाता है, नहरों से नदियों में जाता है, नदी से समुद्र में जाता है। इस तरह से सारे जल को ये प्रदूषण करने का भी काम पीड़कनाशी करते हैं। ठीक है। अब चलिए आइए इधर देखते हैं कि फसल किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि फसल किसे कहते हैं, हमने पीछे चर्चा किया था कि फसल क्या होता है। तो देखिए, फसल का परिभाषा देख लीजिए। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे गेहूं का फसल है कि गेहूं के फसल का अर्थ यह है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। माने कोई बड़ा खेत है, उसमें केवल क्या गेहूं ही बो दिया गया है, तो ऐसे स्थिति में क्या कहेंगे कि ये गेहूं का फसल है। प्रश्न अगला देखते हैं, किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कृषि पद्धतियां कौन कौन सी है। जो किसान हमारे लोग हैं, चाहे हम ही खुद किसान हैं हम लोग, तो कौन कौन से पद्धति का हम लोग उपयोग करते हैं। देखिए, यहां पर पद्धति दिया गया है। पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है उसके बाद बुआई करना। अगर मिट्टी तैयार हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं? फसल की बुआई करते हैं। जब हमारे फसल का बुआई हो जाता है तो उसके बाद खाद और उर्वरक हम दोनों का देना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि सिंचाई करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो ही सिंचाई करते हैं तो कुछ खरपतवार उसमें आ जाते हैं, तो फिर उस खरपतवार को हम निकालते हैं और पौधे को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब हमारा फसल पक करके तैयार हो जाता है तब उसका कटाई शुरू कर देते हैं, और जब कटाई स्टार्ट हो जाता है तो कटाई करने से थोड़े केवल होगा, उसका हम भंडारण भी करते हैं। क्या करते हैं? भंडारण भी कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद आप आइए, इसके बारी बारी से सबके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, जुताई किसे कहते हैं? पूछेगा कि जुताई किसे कहते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी को मैंने हर के माध्यम से उसको जुताई कर दिए, और जुताई करने के बाद उसको पोला कर दिए, मतलब हेंगा दे दिए ना, पूरी ओड़ी खैला, ओकरा बाद में तनी मार के हजमोला सूत गया, एकदम पोला है गई जाके सुबेरे। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। खाद एवं उर्वरक क्या होता है? खाद एवं उर्वरक क्या होता है?
वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए जो मिलाया जाता है उन्हें खाद कहते हैं एवं उर्वरक भी कहते हैं। खाद एवं उर्वरक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सीड ड्रिल क्या है, इसके उपयोग के क्या फायदे हैं। सीड ड्रिल देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पाइप जैसा निकला हुआ है इसमें से, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, बीज जो इसमें डाल देते हैं और डालने के बाद इस पाइप के माध्यम से यहां गिरता है और ये ट्रैक्टर आगे बढ़ती चलेगी और इसमें लाइन बाय लाइन जो बीज होता है गिरते जाता है और बुआई स्टार्ट हो जाता है। देखिए, यह उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। देखिए, यह ट्रैक्टर है और इसमें यह उपयोग किया गया है। इसके उपयोग के निम्न फायदे हैं। देखिए, इससे उपयोग से क्या क्या फायदे होते हैं। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। देखिए, यह है इसके और इसके बीच एक समान, सबके बीच में समान अंतर है। समान अंतर के दूरी पर फसल को बोया जाता है। उसके बाद क्या होता है, गहराई भी एकदम समान होती है, यानी ज्यादा ये गहरा में नहीं जाता है और ज्यादा ऊपर भी नहीं रहता है, ये एकदम समान गहराई में रहता है। बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं। जब हम इसको बुआई कर देते हैं तो यह मिट्टी से एकदम ढक जाता है। उसके बाद इसके उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। जब हम ऐसे बुआई करते हैं तो हमारे समय का भी बचत होता है और मेहनत भी कम लगता है। नहीं तो हम लोग पहले कैसे रोपते थे, बैल से उसको जुताई करते थे, जुताई करने के बाद फिर उसको बुआई करते थे, तो समय भी ज्यादा लगता था और मेहनत भी ज्यादा लगता था। तो ये इससे फायदे हैं। अब है कि जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा होता है। जब हम जैविक खाद बनाते हैं तो उसका कैसे अपघटन होता है, किसके द्वारा होता है, तो यह सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। बात समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या प्रश्न है कि खेत में लगातार फसल उगाने की क्या हानियां हैं। अगर एक ही खेत में लगातार फसल उगा रहे हैं तो उससे हमको क्या क्या हानि हो सकती है। देखिए, खेत में लगातार फसल उगाने से खेत में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जब हम खेत में लगातार एक ही फसल को बार बार बोते हैं तो उस खेत के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उर्वरा शक्ति की कमी हो जाती है। अब आइए देखते हैं, 3 उर्वरकों का नाम लिखो। क्वेश्चन पूछा है कि 3 उर्वरकों का नाम लिखिए। तब पहला उर्वरक है यूरिया, दूसरा है अमोनिया सल्फेट और तीसरा है पोटास, जो आपको मैंने पहले फिगर में दिखा चुका हूं। आइए देखते हैं खाद एवं उर्वरक में अंतर क्या है। खाद और उर्वरक में अंतर क्या है, क्या डिफरेंसेस है। देखिए, ये खाद है, ये क्या है, खाद है, और ये उर्वरक है। यह एक जैविक पदार्थ है। खाद क्या है, जैविक पदार्थ है, जबकि उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। जबकि उर्वरक क्या है, रासायनिक पदार्थ है। यह अवशिष्टों को मिट्टी में दबा करके बनाया जाता है, जिसे गड्ढा उड्ढा खोद देते हैं और अवशिष्ट पदार्थ जो कचरा होता है उसको ले जाकर उसमें डंप कर देते हैं, उससे तैयार किया जाता है। उसके बाद यह फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। उर्वरक कहां बनाया जाता है, उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। उसके बाद देखिए खाद, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। खाद में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि उर्वरक में विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे खाद एवं उर्वरक में अंतर। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी में रहने वाले केचुए एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र हैं कैसे। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि किसान के केचुए जो है किसान के मित्र हैं कैसे हैं। देखिए, क्योंकि ये मिट्टी को पलट करके पोला करते हैं,
तथा ह्यूमस बना देते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। या क्या करते हैं, जो मिट्टी होता है ना, उसको मिट्टी को चाल चाल के उसको उलट के पलट देते हैं, उलट पलट कर देते हैं, और उससे मिट्टी में ह्यूमस जो होता है उसका बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी का उर्वरा शक्ति बढ़ जाता है। और जब हम फसल उसमें उगाते हैं तो फसल खूब अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। ये इससे फायदा है, इसलिए हम केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न है कि कल्टीवेटर किसे कहते हैं। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। वही जो हम लोग ट्रैक्टर से खेती कर लेते हैं वही तो है कल्टीवेटर। और इससे क्या होता है, कम समय लगता है और मेहनत भी कम लगता है और जल्दी समय में हम लोग पूरा कर लेते हैं। उसके बाद देखिए फसल चक्रण क्या है। फसलों को अदल बदल करके बोना फसल चक्रण कहलाता है। अगर एक ही खेत में अदल बदल करके फसल को रोपते हैं तब उसको कहेंगे कि यह फसल चक्रण है। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है कि उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो उसका नाम है राइजोबियम जीवाणु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। राइजोबियम जीवाणु जो ये मटर के पौधे के और चना के पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से, जो हमने आपको पीछे वीडियो में दिखाया कि कौन कौन से है, एक बार फिर देखिए। मोटर है, क्या है, मोटर है, चेन पंप है, ढेकनी और रहट है। हमने आपको पीछे वीडियो में दिखाया कि रहट कैसा होता है, ढकनी कैसा होता है, चेन पंप कैसा होता है, मोटर कैसा होता है। अब देखिए, अब आगे प्रश्न आ गया कि खाद के लाभ लिखिए कि खाद से क्या क्या लाभ है। देखिए खाद के लाभ देख लीजिए। इससे मिट्टी की, इससे क्या होता है, देखिए इससे क्या होता है कि खाद के लाभ देखिए, इससे मिट्टी का जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इससे मिट्टी में जो जल इकट्ठा करने की जो क्षमता होती है वो अधिक हो जाती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। मिट्टी क्या हो जाती है, एकदम भुरभुरी हो जाती है और सरंध्र होती है, उसमें छोटे छोटे छिद्र रंध्र टाइप के हो जाते हैं। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मित्र जीवाणु कौन है, वही केचुआ। वृद्धि हो जाती है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। जब हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो मिट्टी का गठन जो है वह भी क्या होता है, सुधर जाता है। अगला प्रश्न है कि सिंचाई के मुख्य स्रोत का नाम बताइए। देखिए सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या क्या है, कुआं है, हम लोग कुएं से सिंचाई करते हैं। उसके बाद जलकूप है, तालाब है, झील है, नदियां है, बांध और नहर है, इससे हम लोग खेती करते हैं। उसके बाद देखिए सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से, ये तो पुराना तरीका हुआ। अब नया तरीका देखिए क्या क्या है। सिंचाई के आधुनिक तरीके माने नया तरीका, छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जो भूमि समतल नहीं है, असमतल माने कहीं ऊंचा कहीं खाला पहाड़ी इलाका है, उस इलाके में हम इस तरह के सिंचाई का प्रयोग करते हैं। छिड़काव देखिए जैसे ये है, पाइप बिछा दिया गया है, जहां जहां पौधा है वहीं वहीं पर छिद्र किया गया है और वहीं से इसका पटवन हो जाता है। जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ट्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद कर गिरता है, अतः इसे ट्रिप तंत्र कहते हैं। यही तो है ट्रिप तंत्र, जो ये दिख रहा है यही ट्रिप तंत्र है। जहां पौधा होता है इस पर छोटा छोटा छिद्र होता है और जो उसी छिद्र के माध्यम से एकदम पौधे जड़ में पानी गिरता है, जिससे हमको अधिक पानी का बचाव भी होता है और हमारा फसल का सिंचाई भी हो जाता है। अब अगला देखिए कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है कैसे। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, कैसे हो जाती है।
जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधा उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जब हम एक ही खेत में बार बार फसल रोपते हैं, उगाते हैं, तो उनके पोषक तत्व क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं, जिससे इसकी क्या होती है, उसकी शक्ति कम हो जाती है। आइए देखते हैं अब आगे, उर्वरक किसे कहते हैं। किन्हीं दो उर्वरकों का नाम लिखो। देखिए, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को उर्वरक कहते हैं। जो मिट्टी के उर्वरा शक्ति को बढ़ा दे, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा दे वही उर्वरक कहलाते हैं। जैसे यूरिया है एवं फास्फेट है। यूरिया और फास्फेट ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि खरपतवार किसे कहते हैं। क्या चीज? खरपतवार। हमने पीछे भी बताया, जो बिन बुलाए मतलब कि बिना मतलब के किसी फसल में उग जाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि घोड़जैया घास है, गजरवा घास है, तो ये कौन कौन घास नाना प्रकार के है, ये सब उग जाते हैं, वही सब खरपतवार होते हैं। देखिए, खरपतवार किसे कहते हैं, परिभाषा समझ लेते हैं। फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। अब चलिए देखते हैं पीड़कनाशी किसे कहते हैं। फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाले रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। खरपतवारों को हम किन विधियों से नष्ट करते हैं? खरपतवारों को हम दो विधियों द्वारा नष्ट कर सकते हैं, चाहे इसके अलावे भी और विधि है। पहला देखिए, निराई करके। दूसरा का है पीड़कनाश के उपयोग से। निराई करना मतलब वह सोहनी, खुरपी लेकर के ना, सोहनी होता है प्याज वाज हम लोग सोहते हैं तो उसको सोहनी कहते हैं, तो उसी को निराई कहते हैं। सोहनी द्वारा और पीड़कनाशी के द्वारा माने छिड़काव करके, दवाओं को हम जो छिड़काव करते हैं। किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हानियां हो सकती है? देखिए, किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। अगर एक ही फसल को बार बार बोते हैं तो एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा जीवाणु है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, या दालों की फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वही है राइजोबियम नामक जीवाणु, जो दलहनी फसल के जड़ों में पाए जाते हैं। हरित क्रांति से क्या तात्पर्य? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। माने कृषि के उत्पादन में इतना तेजी से वृद्धि हुआ कि फसल अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगे, इसी को क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। अब आगे प्रश्न है कि दो पीड़कनाशी रसायनों का नाम लिखें। तो देखिए, पीड़कनाशी आ गया, क्या है? 2 और 2,4-D। देखिए 2,4-D, ये क्या है? पीड़कनाशी दवा का नाम है। उसके बाद आता है हार्वेस्टर। किसे कहते हैं? हार्वेस्टर वह मशीन जिससे फसलों की कटाई की जाती है, उसे हार्वेस्टर कहते हैं। यही है हार्वेस्टर। देखिए, ये फसल की कटाई हो रही है, यही तो है हार्वेस्टर। उसके बाद थ्रेसिंग किसे कहते हैं? थ्रेसिंग देख लीजिए, देखिए यहां पर थ्रेसिंग हो रहा है, दिख रहा है आपको, यही थ्रेसिंग है। ये दो हमारे भाई जो है बोझा लेकर के थ्रेसर में धरा रहे हैं और इधर से भूसा निकलेगा, यही थ्रेसिंग होता है। अब देखिए, कटाई की गई फसलों से बीजों दानों को भूसे से अलग करने के विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। जब हम लोग भूसा से अपने बीज को अलग कर लेते हैं, जो उसमें से जैसे धान हुआ, धान का ओसवन करते हैं, और उसी तरह से गेहूं का क्या थ्रेसिंग करते हैं, भूसा से अलग करते हैं। उसके बाद आता है कंबाइन मशीन। किसे कहते हैं? वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेसर दोनों कार्य करता है, कंबाइन मशीन कहलाता है। उसके बाद है खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए।
ये लॉन्ग क्वेश्चन हुआ, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन था, अब ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ करके हल किया जा सकता है। अगर इस पोषक तत्वों से हमको निजात पाना है तो उस खेत को क्या करेंगे, कुछ दिनों के लिए परती छोड़ देंगे। क्या करेंगे, कुछ दिनों के लिए परती छोड़ देंगे। अब आते हैं पीड़कनाशियों के उपयोग से होने वाली लाभ और हानि क्या क्या है। देखिए, पीड़कनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ और हानियां निम्नलिखित है। पहला क्या है भाई, पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है, पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। इससे पौधा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो उसमें छोटे छोटे जीव होते हैं वह मर जाते हैं और हमारे पौधा सुरक्षित हो जाते हैं। कबो कबो ये घर में खास करके जो खेती करते हैं तो ये महिलाएं जो है, जो घर में झगड़ा करती है लोग, एक ठेप धक ढार लेती है लोग, तो बस वही हॉस्पिटल में जाती है लोग, तो हॉस्पिटल कहता है लोग कि देखो आज हम लोग का कमाई खूब बढ़िया होगा, मात्र उसको जहर को निकालने में 10 से 15 रुपया का खर्चा आता है उन लोगों का, और 10,000 का डिमांड हो जाता है। और 10,000, इसलिए आप लोग भी इस तरह का कीटनाशक का कभी सेवन ना करें, इसलिए बचना है इससे, नहीं तो आपका जान भी जा सकता है। उसके बाद हानियां देखिए, इसे पीड़कनाशियों को उपयोग से कुछ लाभदायक कीटों और सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देता है। कुछ हमारे जो लाभदायक कीटनाशक जीव होते हैं उसको भी यह मार देता है। जलीय जीवों और पौधों में धीरे धीरे इनका सांद्रण होने लगता है, क्योंकि रसायन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी तथा जल आदि में बने रहते हैं, फिर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ साथ मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, ये जलीय जीव में होता है। अगला है, यह जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का काम करते हैं। ये जल में भी अगर मिल जाते हैं ये पीड़कनाशी तो जल प्रदूषण भी कर देते हैं। आगे क्या करते हैं देखिए, इसके बाद है कि पीड़कनाशियों के उपयोग से आनुवंशिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। माने जो पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चलते आता है तो यह भी, ये पीड़कनाशियों के द्वारा आनुवंशिक रोग भी उत्पन्न हो सकता है। यह हानि है और ये लाभ है। ठीक है, लाभ देख लिए और हानि देख लिए, तो उसके बाद दोनों हम लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो चलिए अब आपसे हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए